नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 4 इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, विच एंटिटी इज द सिंगल लार्जेस्ट इशूअर ऑफ बॉन्ड्स ग्लोबली? ऑप्शंस हैं ए प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, बी स्टेट गवर्नमेंट्स, सी सेंट्रल गवर्नमेंट या डी बैंक्स। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बॉन्ड्स आखिर कौन जारी करता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट्स को ना देश चलाने के लिए और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। मतलब प्राइवेट कंपनीज या बैंक्स के मुकाबले इनका वॉल्यूम कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, समझ आ गया। मतलब देश चलाना है तो पैसा तो चाहिए। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से मेरा नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 2, व्हाट आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इन इंडिया लीगली कॉल्ड? ऑप्शंस हैं ए शेयर्स, बी डिवेंचर्स, सी G-SECs या डी वारंट्स। इसका मतलब भारत में सरकार के अलावा जो प्राइवेट संस्थाएं इंस्ट्रूमेंट्स जारी करती हैं, उन्हें कानूनी तौर पर क्या कहते हैं? क्या ये बस कॉर्पोरेट लोन का दूसरा नाम है? नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिबेंचर्स। ओके। हाँ, भारत में जो लीगल टर्मिनोलॉजी है ना, उसके हिसाब से नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डिबेंचर्स कहा जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे शेयर्स, वो तो ओनरशिप होते हैं ना, डेट नहीं। राइट। शेयर्स तो ओनरशिप हो गए। तो चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द इंडियन फिक्स्ड इनकम मार्केट? ऑप्शंस है ए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी म्युनिसिपल बॉन्ड्स या डी फॉरेन बॉन्ड्स। इसका मतलब भारतीय फिक्स्ड इनकम मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जिसे हम G-SECs भी कहते हैं। G-SECs, अच्छा। हाँ, और यहाँ ना एक एग्जाम टिप देती हूँ। हाँ। स्टूडेंट्स अक्सर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर टिक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनका मार्केट बड़ा होगा, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से G-SECs ही मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ओह वाओ, ये तो काफी कॉमन मिस्टेक लग रही है। बिल्कुल, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। What is the primary market for corporate debt mainly characterized as? Options हैं A public issue, B retail market, C private placement या D secondary market। हाँ। इसका मतलब कॉर्पोरेट डेट का प्राइमरी मार्केट मुख्य रूप से कैसा मार्केट है? लेकिन पब्लिक इशू क्यों नहीं? शेयर्स तो पब्लिक को बेचे जाते हैं ना? हाँ, शेयर्स बेचे जाते हैं, पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट। बिल्कुल। देखो, पब्लिक इशू में ना बहुत खर्चा और कंप्लायंस, मतलब नियम कानून बहुत होते हैं, इसलिए कंपनियां सीधे बड़े इन्वेस्टर्स को डेट देना पसंद करती हैं, जिसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। इंटरेस्टिंग, सही लॉजिक है यार। बिना फालतू खर्च के डायरेक्ट काम हो रहा है। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन 5 पर आते हैं। इन कॉर्पोरेट डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू तो कर दिया, लेकिन इस पर नजर कौन रखता है? क्वेश्चन 5, हु रेगुलेट्स द इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए RBI, बी सेबी, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डी IRDAI। मतलब भारत में नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट डेट को कौन रेगुलेट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। सेबी, राइट। हाँ, जैसे शेयर मार्केट की पूरी निगरानी सेबी करती है, वैसे ही कॉर्पोरेट डेट मार्केट पर भी वही नजर रखती है, ताकि सब ठीक से चले और इन्वेस्टर्स सेफ रहें। मेक सेंस। हाँ। तो इससे जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन 6 है, हु रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स? ऑप्शंस ए सेबी, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सी RBI या डी PFRDA। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंकों की सिक्योरिटीज को कौन रेगुलेट करता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, RBI। अच्छा, RBI। बिल्कुल। और देखो, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि सारी सिक्योरिटीज को सेबी देखती है, लेकिन सरकार और बैंकों के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो RBI के अंडर आते हैं। वेट, रियली? मतलब गवर्नमेंट वाली चीजें RBI देखती हैं और कॉर्पोरेट वाली सेबी? एग्जैक्टली। ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। समझ गया। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं, व्हाट इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी? ऑप्शंस हैं ए ओनरशिप राइट्स, बी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस ऑन द इशूअर, सी वोटिंग राइट्स या डी वेरिएबल डिविडेंड्स। इसका मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की सही परिभाषा क्या है? लेकिन एक बात बताओ,
इसमें वोटिंग राइट्स या ओनरशिप क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस ऑन द इशुअर। राइट, फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। हाँ, शेयर्स में ओनरशिप और वोटिंग राइट्स मिलती हैं, लेकिन बॉन्ड्स में ना इशुअर की एक फिक्स्ड लीगल जिम्मेदारी होती है, यानी ऑब्लिगेशन होता है कि वो पैसा लौटाएगा ही लौटाएगा, चूक नहीं सकता। अच्छा, तो वही फिक्स्ड इनकम है। तो क्वेश्चन 8 पूछते हैं, व्हाट इज अ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय अ बॉन्ड इशुअर कॉल्ड? ऑप्शंस ए डिविडेंड, बी प्रिंसिपल, सी कूपन या डी कैपिटल गेन। इसका मतलब बॉन्ड इशुअर जो हर तय समय पे फिक्स्ड अमाउंट देता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन सी यानी कूपन कहते हैं। कूपन? हाँ, और बाकी ऑप्शंस गलत इसलिए हैं क्योंकि डिविडेंड तो शेयर्स पर मिलता है और प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो एंड में वापस मिलता है। जो बीच बीच में फिक्स्ड ब्याज मिलता है ना, वही कूपन कहलाता है। ओह अच्छा, तो एंड में क्या मिलता है उस पर? क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज रिटर्न्ड एट मैच्योरिटी कॉल्ड? ऑप्शंस ए मार्केट वैल्यू, बी फेस वैल्यू, सी डिस्काउंटेड वैल्यू या डी प्रीमियम वैल्यू। इसका मतलब मैच्योरिटी की तारीख पर जो फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। बिल्कुल, और ये वो ओरिजिनल अमाउंट है जिस पर हमेशा कूपन कैलकुलेट किया जाता है। चाहे मार्केट में बॉन्ड की कीमत कुछ भी चल रही हो, कैलकुलेशन इसी पे होगी। अच्छा, तो कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर ही होती है हमेशा। क्लियर है। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 10, व्हाट आर बॉन्ड्स दैट डू नॉट पे एनी पीरियोडिक इंटरेस्ट कॉल्ड? ऑप्शन ए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, बी जीरो कूपन बॉन्ड्स, सी परपेचुअल बॉन्ड्स या डी कॉलेबल बॉन्ड्स। इसका मतलब जो बॉन्ड्स कोई कूपन पेमेंट नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं? एक डाउट है, अगर कूपन ही नहीं मिलेगा तो कोई इन्वेस्टर इसे खरीदेगा ही क्यों? इसमें फायदा क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी है, जीरो कूपन। और तुम्हारा डाउट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने। हाँ, तो फायदा कहाँ है? फायदा ये है कि ये बॉन्ड्स शुरू में डिस्काउंट पर यानी सस्ते में मिलते हैं और जब मैच्योरिटी होती है ना तो पूरी फेस वैल्यू मिलती है। जो बीच का अंतर होता है वही इन्वेस्टर का मुनाफा होता है। क्लियर है ना? ओह वाओ, सस्ते में खरीदो और पूरे दाम में बेच दो। बिल्कुल। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो ब्रेक ओवर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ 1 year और लेस आर पार्ट ऑफ व्हिच मार्केट? ऑप्शंस ए कैपिटल मार्केट, बी मनी मार्केट, सी फॉरेक्स मार्केट या डी डेरिवेटिव्स मार्केट। इसका मतलब 1 साल या उससे कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। हाँ, मनी मार्केट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म होती हैं। तो लॉन्ग टर्म पर मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस विद अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 year कॉल्ड? ऑप्शंस ए मनी मार्केट, बी कैपिटल मार्केट, सी शॉर्ट टर्म मार्केट या डी स्पॉट मार्केट। मतलब 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी वालों को क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल मार्केट। इसमें कंफ्यूज होने का चांस है थोड़ा। हाँ, इसलिए एक मेमोरी ट्रिक देती हूँ। देखो, पैसा यानी मनी जल्दी हाथ बदलता है, इसलिए मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है और पूंजी यानी कैपिटल बनने में लंबा समय लगता है ना, इसलिए कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म यानी 10 साल से ज्यादा होता है। अरे वाह, ये ट्रिक तो हमेशा याद रहेगी। मनी जल्दी, कैपिटल टाइम लेता है। हाँ, बस यही लॉजिक है। चलो प्राइसिंग पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, इफ अ बॉन्ड्स मार्केट प्राइस इज बिलो इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग एट अ व्हाट? ऑप्शंस ए प्रीमियम, बी पार, सी डिस्काउंट या डी स्प्रेड। मतलब अगर किसी बॉन्ड का मार्केट प्राइस उसकी फेस वैल्यू से कम है तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ, क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज्यादा हो जाए ना तो पुराना बॉन्ड लोग नहीं लेना चाहते, इसलिए वो डिस्काउंट पर बिकने लगता है ताकि लोग उसे खरीद लें। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 14 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू बॉन्ड प्राइसेस व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स राइज? ऑप्शंस ए दे इंक्रीज, बी दे रिमेन अनचेंज्ड, सी दे डिक्लाइन या डी दे बिकम वॉलेटाइल। इसका मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड की कीमतों पर क्या असर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दे डिक्लाइन। ओ डिक्लाइन। बिल्कुल, और ये एक एग्जाम टिप है, इस पॉइंट को बिल्कुल रट लो। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, यानी उल्टा रिश्ता। उल्टा रिश्ता कैसे? एक सीसॉ झूले की तरह सोचो, जब एक साइड ऊपर जाएगी तो दूसरी हमेशा नीचे आएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्राइस गिरा। अच्छा, सीसो वाला एग्जाम्पल सही है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट इज एन इंडेंचर? ऑप्शंस ए अ टाइप ऑफ बॉन्ड, बी
a legal agreement between issuer and investor. C, a regulatory body. या D, a rating agency. मतलब इंडेंचर आखिर क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, a legal agreement between issuer and investor. लीगल एग्रीमेंट, ओके। हाँ, ये वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बॉन्ड की सारी शर्तें, जैसे कूपन कितना है, मैच्योरिटी कब होगी, सब लिखा होता है लीगली। इसके बिना बॉन्ड इश्यू नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन 16 पे आते हैं जिसमें ऐसी ही कुछ शर्तें होती हैं। अ बॉन्ड दैट अलाउज द इशुअर टू रिडीम इट बिफोर मैच्योरिटी इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शंस ए पुटेबल, बी कन्वर्टेबल, सी कॉलेबल या डी परपेचुअल। मतलब जिस बॉन्ड में इशुअर के पास ये अधिकार होता है कि वो मैच्योरिटी से पहले ही बॉन्ड को रिडीम कर ले, यानी पैसे वापस कर दें, उसे क्या कहते हैं? मेरा डाउट यह है कि कोई इशुअर आखिरी समय से पहले पैसे क्यों लौटाना चाहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉलेबल। और वो इसलिए लौटाना चाहेगा क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो कंपनी अपना पुराना महंगा कर्ज जल्दी चुकाकर मार्केट से नया सस्ता कर्ज लेना चाहेगी। ओह अच्छा, रीफाइनेंसिंग के लिए स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, कंपनी अपना ही फायदा देखेगी ना। पर कंपनी का फायदा है, इन्वेस्टर का नुकसान होगा। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स इन अ कॉलेबल बॉन्ड? ऑप्शंस ए क्रेडिट रिस्क, बी लिक्विडिटी रिस्क, सी रीइन्वेस्टमेंट रिस्क या डी डिफॉल्ट रिस्क। कॉलेबल बॉन्ड में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क आखिर क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। रीइन्वेस्टमेंट मतलब वापस इन्वेस्ट करने का रिस्क। हाँ, देखो, जब कंपनी अपना पैसा जल्दी वापस कर देती है ना, तो इन्वेस्टर को मजबूरन वो पैसा मार्केट में वापस इन्वेस्ट करना पड़ता है। और क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स अब गिर चुके होते हैं, उसको पहले जैसा अच्छा रिटर्न मिल ही नहीं पाता। ये तो रिस्क बड़ा खराब है इन्वेस्टर्स के लिए। क्वेश्चन 18, which bond gives the bondholder the right to sell the bond back to the issuer at a predetermined price? Options A callable, B putable, C senior या D subordinated। मतलब वो कौन सा बॉन्ड है जिसमें इन्वेस्टर को अधिकार मिलता है कि वो पहले से तय कीमत पर अपना बॉन्ड इश्यूअर को वापस बेच सके? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुटेबल। पुटेबल, कॉलेबल का ऑपोजिट? बिल्कुल, ये कॉलेबल का ठीक उल्टा होता है और ये इफेक्टिवली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है गिरे हुए रेट्स से। बिल्कुल, कॉल मतलब इश्यूअर बुला रहा है और पुट मतलब इन्वेस्टर वापस रख रहा है, यानी पुट कर रहा है। क्या बात है। हाँ, इसी तरह से इसको याद रखना है। अब खतरनाक रिस्क पे रहते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट डज क्रेडिट रिस्क रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज? ऑप्शंस ए इनएबिलिटी टू पे टैक्सेस, बी फेलियर टू पे डिविडेंड्स, सी फेलियर टू पे इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल या डी फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स। मतलब क्रेडिट रिस्क का आखिर क्या मतलब है? क्या फेल हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेलियर टू पे इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल। बस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल? हाँ, टैक्स या डिविडेंड वाले ऑप्शंस तो गलत हैं, क्योंकि डेट मार्केट में ना इन्वेस्टर को सिर्फ अपने ब्याज और मूलधन से मतलब होता है। अगर वो नहीं मिला तो बस वही क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल। क्वेश्चन 20, bond ratings primarily assess an issuer's ability to meet which of the following? Options A sales targets, B financial obligations, C marketing goals या D employee satisfaction। इसका मतलब बॉन्ड रेटिंग्स आमतौर पर इशुअर की किस चीज को पूरा करने की क्षमता को असेस करती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सिर्फ फाइनेंशियल? हाँ, देखो, रेटिंग एजेंसीज कभी भी कंपनी के सेल्स टारगेट्स या मार्केटिंग गोल्स नहीं देखती। उनका सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कंपनी अपना कर्ज यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस चुकाने के काबिल है या नहीं। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nsimseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NSIM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NSIM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।